कार है तो उसमें द स्पीडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल इंडिकेट्स इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड एट एनी इंस्टेंट। हम स्कूटर चला रहे हैं, पीछे कोई बैठा हुआ है, उसने बोला भाई बताओ जरा स्पीड कितनी हो गई, तो हमने तुरंत एकदम देखा और उसी इंस्टेंट पर जो स्पीड है वो हमने एकदम देख कर बता दिया। क्योंकि आजकल तो वो नीडल वाला मतलब एनालॉग भी नहीं है, आजकल तो डिजिटली लिखा हुआ आता है, डिजिटल मीटर्स होते हैं, तो उस पर लिखा रहता है कि इतनी स्पीड है आपकी। तो इस पर अगर देखा जाए इंस्टेंटेनियस स्पीड पर क्वेश्चन किस तरीके का आता है, तो मैं भी करवाऊंगा, अभी एग्जांपल्स भी दे रखे हैं नोट्स में। आप ये देखिएगा कि अगर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट एग्जांपल, इफ डिस्प्लेसमेंट of a particle, if displacement of a particle is given as x is equal to 6t square plus 4t plus 3 मीटर, 6t square plus 4t plus 3 मीटर, तो इस ये डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। देन what is its speed then what is its speed at t is equal to 3 सेकेंड, at t is equal to 3 सेकेंड, इसकी आप स्पीड बताइए। तो ये कैलकुलेट करने का बड़ा आसान तरीका होता है। अब आप ये कहेंगे यार कि डिस्प्लेसमेंट तो मैंने ऐसा सुना नहीं है कि 6t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3, तो डिस्प्लेसमेंट तो हमने ऐसा नहीं सुना, हम तो ये जानते थे 4 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, ठीक है, 27 मीटर, कुछ भी वैल्यू होती थी, फिक्स वैल्यू होती थी। यहाँ ये 6t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3 ये क्या दे रखा है। तो अगर हमसे ये कहा जाए कि भाई डिस्प्लेसमेंट जो है, कोई बॉडी लगातार मूव कर रही है, कोई पार्टिकल लगातार मूव कर रहा है, तो अगर वो लगातार मूव कर रहा है तो टाइम के साथ साथ क्या होगा, जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो वेरी करेगा, वो चेंज करेगा। तो हमने ये कहा कि भाई अगर ये बोला जाए कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है एट x इज इक्वल टू 4 सेकेंड, ये 4 सेकेंड में बता दो बॉडी कितनी चल गई, तो ये डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन दे रखा है, इसमें t की जगह 4 डाल दो, बस ये करना एट t इज इक्वल टू, सॉरी t इज इक्वल टू, तो आपको t की जगह 4 डाल देना है। तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 प्लस 3, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 6 जा 96, 4 4 जा 16 प्लस 3, 6 प्लस 6 12 प्लस 3 15, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 9 10 प्लस 1 11, 115 मीटर। मतलब 4 सेकंड में वो पार्टिकल, इस एक्सप्रेशन के हिसाब से पता चला कि 4 सेकंड में वो इतना मीटर चल गया, तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया इन 4 सेकंड्स। अब वो क्या बोल रहा है, व्हाट इज इट्स स्पीड एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड, तो स्पीड कैसे निकाली जाएगी, एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड, मतलब आप ये बताइए किसी ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है और आपको एक्जैक्टली t इज इक्वल टू 3 सेकंड पर बताना है कि उसकी वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, dx बाई dt डिफरेंशिएट कर देंगे, तो v इज इक्वल टू dx बाई dt, मतलब d बाई dt ऑफ x, ठीक है। d बाई dt ऑफ x का मतलब क्या है कि आपको x को डिफरेंशिएट करना है t के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा d बाई dt ऑफ 6t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3, 6t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3, 6t स्क्वायर का मतलब क्या हो गया भाई, 6 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को तो डिफरेंशिएट करते नहीं है अगर किसी वेरिएबल वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6 तो एज इट इज रहेगा, और t स्क्वायर का क्या हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में 2t, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2t प्लस 2t। ये ऐसे होता है कि जब मतलब डिफरेंशिएशन के ना वो 10-12 फॉर्मूले हैं, तो जैसे x की पावर n है, अगर हमसे कहा जाए कि इसका डिफरेंशियल बताइए d बाई डी एक्स बताइए, तो ये होता है n x की पावर n माइनस 1। अब हमने x की पावर n को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा। अब अगर मान लीजिए हम d बाई डी टी कर रहे हैं और टी स्क्वायर को कर रहे हैं,
तो अब आप ये समझ लीजिए बस x की जगह t है, x के रिस्पेक्ट में ना करके t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये n क्या हो गया यहाँ पर 2 हो गया, तो फॉर्मूला क्या लगेगा 2 इंटू टी की पावर 2 माइनस 1। तो पावर में क्या आ गया t आ गया, तो ये 2t हो गया, तो इस वजह से सीधा मैंने लिख दिया टी स्क्वायर का डिफरेंशियल 2t हो गया। अब 4 इज अ कांस्टेंट, तो 4 एज इट इज रहेगा, और t का डिफरेंशियल t के रिस्पेक्ट में 1 होता है। ठीक, वो कैसे भाई, d बाई डी टी ऑफ t करेंगे तो t का मतलब क्या है, t की पावर 1, तो ये हो जाएगा 1 यानी कि n, t की पावर n माइनस 1 यानी कि 1 माइनस 1। 1 माइनस 1 का मतलब क्या हो गया, t की पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो ये 1 ही आ गया। तो इस वजह से ये 1 हो गया, और इधर लास्ट में लिखा हुआ प्लस 3। जब कोई कांस्टेंट अकेला लिखा रहता है तो उसका डिफरेंशियल 0 होता है। ठीक है, अभी आपने करा थोड़ा बहुत डिफरेंशियल इंटीग्रल, नहीं कर लिया, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मैं तुम्हें बता दूँगा आपके कैसे करना है। अच्छा, लास्ट में 3 लिखा हुआ है, तो 3 इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल इज ऑलवेज 0। ठीक, तो भाई यहाँ से v की वैल्यू क्या आ गई, 6 2 12 t प्लस 4, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है आपको वेलोसिटी बतानी है एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो वेलोसिटी v लिखकर एक ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ लिखेंगे t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। इस एक्सप्रेशन में t की जगह 3 डाल दोगे बस, तो 12 इंटू 3 प्लस 4, तो 12 3 जा 36, 36 प्लस 4 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी वेलोसिटी है, समझ गए। तो ये जो वेलोसिटी आई है, जब भी कभी हमको कोई ऐसा एक्सप्रेशन दे रखा होगा तो तब जो हम वेलोसिटी निकालते हैं वो होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, समझ गए। चलिए जी, इसके बाद अब आप आइएगा जो नेक्स्ट टॉपिक है। अब आगे के जो टॉपिक से आगे मैं नोट नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये वही पुरानी चीज़ें हैं जो आप कर चुके हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में कुछ ये पुरानी वाली चीज़ें कंप्लीट होकर और फिर हम नए की तरफ बढ़ेंगे। तो वेलोसिटी देखिएगा, वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन लिखी है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। इट इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो जैसे हमने ना स्पीड का फॉर्मूला देखा था, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम था। ठीक, तो वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इधर बैठ जाओ या पीछे देखो, पीछे तो थोड़ी भीड़ हो रही है, उधर बैठ जाओ। तो v क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये चीज़ हमने देखी थी ना 9th स्टैंडर्ड में देखी थी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन अब जरा पहली लाइन देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि कहीं पर भी, बोलो, दोनों से करना, 2 बार सॉल्व करना है। हाँ 2 बार करना, एक बार सब्स्टिट्यूशन से, एक बार एलिमिनेशन से। अब जैसे मान लीजिए dx बाई dt लिखा है, तो हम ये कहेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको ये बोला जाएगा, इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ x। अच्छा, x किस लिए लिया जाता है, x लिया जाता है डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे पता चलता है, डिस्प्लेसमेंट को हम ये बोलते हैं कि किसी भी बॉडी की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है, स्ट्रेट लाइन पाथ, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो इसलिए इसको बोल दिया जाता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो डायरेक्शन इंक्लूड कर दिया ना, तो अब ये स्पीड नहीं रहा, अब ये वेलोसिटी बन गया। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जहाँ पर स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी हमको मिलेगी। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। ठीक, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, अगेन इट्स SI यूनिट इज ऑल्सो मीटर पर सेकेंड। इट कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक स्केल दे रखा है, ऐसे मान लीजिए हम अपनी बिल्डिंग से नीचे उतरते हैं, और बिल्डिंग से नीचे उतरते हैं तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर तो 0 मीटर का मार्क है, इधर 1 मीटर है, इधर 2 मीटर है, इधर 3 मीटर है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, अगर मैं इस साइड बढ़ता हूँ, तो
तो आई एम गोइंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, तो मैं ये कहूँगा कि मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर मान लीजिए मैं 2 मीटर तक चलकर रुक गया और यहाँ से मैंने स्टार्ट करा, तो जहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा दैट विल बी ओरिजिन फॉर मी। तो यहाँ से मैंने यहाँ तक अगर ट्रैवल करा तो मैं पॉजिटिवली ट्रैवल कर रहा हूँ, तो ये मेरा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर वापस मैं 2 मीटर चलने के बाद मैं वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया, तो मैं कहूँगा कि हमारा डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया, क्योंकि हमने जहाँ से जर्नी स्टार्ट करी थी हम घूमकर उसी रास्ते से वहीं पर आ गए वापस, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा ज़ीरो हो गया। लेकिन अगर हम घूमकर पीछे की डायरेक्शन में जाने लगे तो फिर दिस इज कॉल्ड -1, दिस इज कॉल्ड -2। तो फिजिकल वर्ल्ड में कभी भी नेगेटिव नाम का डिस्टेंस नहीं होता, लेकिन जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं कि अगर मैं इस तरफ चल रहा हूँ तो मैं फ्रीक्वेंटली इस तरफ चल रहा हूँ, तो ये मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया, कि मैं ज़्यादातर इसी तरफ चलता हूँ। लेकिन अगर मैं उल्टा चलने लगूँ तो उसको फिर हम अपनी नेगेटिव डायरेक्शन बोल देंगे। तो जो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड जो होता है, मतलब मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता, वो डायरेक्शन की वजह से हम उसको नेगेटिव मान सकते हैं। कि अगर हम इधर जा रहे थे तो दैट विल बी ट्रीटेड एज पॉजिटिव, तो अगर उल्टी डायरेक्शन में जाने लगे तो उसको नेगेटिव मान लिया जाता है। तो आप ये देखिए कि अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हुआ तो फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, नेगेटिव टर्म, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक, तो इसका मतलब नेगेटिव टर्म अपॉन अ पॉजिटिव टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो वेलोसिटी आपकी ज़ीरो भी हो सकती है, वेलोसिटी पॉजिटिव तो हो ही सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद देखिएगा जी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज आल्सो लाइक यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है कि अगर मैं 40 किलोमीटर पर आवर की एक नॉर्मल स्पीड से चलता जा रहा हूँ, ना स्पीड बढ़ाता हूँ ना स्पीड कम करता हूँ, तो मैं कहूँगा कि मैं एक यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा हूँ। और अगर कोई बोल दे कि आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएँ नॉर्थ की डायरेक्शन में, तो इसका मतलब क्या है कि आपने एक डायरेक्शन पकड़ दिया, उसी डायरेक्शन में चलते जा रहे हैं, तो वहीं आपकी जो यूनिफॉर्म स्पीड है दैट विल बी कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। उन्होंने डिस्प्लेसमेंट्स बोल दिया, तो डिस्प्लेसमेंट अगर आ गया तो वो अपने आप अब स्पीड नहीं रहेगी, वो वेलोसिटी बन जाएगी। However small these intervals may be। उसके बाद अगेन वही चीज़ वेरिएबल वेलोसिटी। तो वेरिएबल वेलोसिटी क्या होता है भाई, जो वेलोसिटी बार बार चेंज होती रहे। तो वो कैसे चेंज होगी कि अगर मान लीजिए मैं 40 किलोमीटर पर आवर की एक फिक्स्ड स्पीड से चल रहा हूँ, स्पीड वेलोसिटी नहीं 40 किलोमीटर पर आवर, लेकिन मुझे कुछ हो रहा है कि कभी तो मैं इधर मुड़ जाता हूँ, कभी मैं इधर मुड़ जाता हूँ, मेरी डायरेक्शन ही फिक्स नहीं है, बार बार डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई मेरी जो वेलोसिटी है वो फिक्स नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, वेरिएबल है, चेंज है, बार बार चेंज हो रही है। मैं एक नॉर्मल रिदमिक स्पीड से रनिंग कर रहा हूँ और कहाँ कर रहा हूँ, एक सर्कुलर पार्क में घूम रहा हूँ बार बार। तो सर्कुलर पार्क में क्या होता है कि एवरी इंस्टेंट, हर एक इंस्टेंट पर मेरी डायरेक्शन चेंज हो रही है। सर्कुलर, अगर मैं सर्कुलर ग्राउंड में दौड़ लगा रहा हूँ तो मैं गोल गोल चक्कर काट रहा हूँ। अब जब मैं गोल गोल चक्कर काट रहा हूँ तो इसका मतलब मैं स्ट्रेट नहीं रह सकता, हल्का सा मैं ऐसे टिल्टेड जरूर रहूँगा, मैं हल्का सा ऐसे टिल्ट रहूँगा और मैं ऐसे 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 मतलब गोल गोल दौड़ता रहूँगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि आप जो हैं, और कभी भी किसी एथलीट को देखना, कोई तैयारी करता है, कोई रनिंग वगैरह की प्रैक्टिस करता है, तो अगर वो सर्कुलर ग्राउंड के चक्कर काट रहा है तो होता क्या है कि वो करते किस वजह से हैं। ज़रूरी थोड़ी है कि उसको किसी रनिंग इवेंट में पार्टिसिपेट करना है, वो फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है, किसी और गेम की तैयारी कर रहा है, फुटबॉल की कर रहा है, हॉकी की कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, स्टेमिना बढ़ा रहा है अपना दौड़ कर। तो वो क्या करेंगे कि वो जितना, अगर मान लीजिए वो 4 राउंड्स लेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब ऐसे ऐसे अगर वो राउंड लेगा तो जितना भी स्ट्रेस है वो सारा उसकी राइट वाली मसल्स पर आएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा इधर टिल्ट होकर चल रहा है। तो अगर वो 4 राउंड क्लॉकवाइज लेगा तो फिर वो 4 राउंड एंटी क्लॉकवाइज भी लेगा, ताकि उसके दोनों पैरों की मसल्स की बराबर बराबर एक्सरसाइज हो जाए। ठीक है, तो होता क्या है कि उसमें आप हर इंस्टेंट पर, भले ही आप कहें कि नहीं मैं तो एक नॉर्मल स्पीड से, एक यूनिफॉर्म स्पीड से मैं रनिंग कर रहा हूँ या जॉगिंग कर रहा हूँ, तो तब भी आपकी डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, तो इसका मतलब आपकी वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है, क्योंकि आप अपनी डायरेक्शन बदल रहे हैं। तो वो स्पीड में नहीं आएगा, वो वेलोसिटी में आएगा। अगेन दैट विल बी कॉल्ड अ वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इट्स टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम इंटरवल इन विच दैट डिस्प्लेसमेंट अकर्स। तो जैसे एवरेज स्पीड होता था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये होगा। ठीक,
अच्छा, उसके अलावा if x1 and x2 are positions of an object at times t1 and t2, then average velocity from t1 to t2 is given by कोई बॉडी ऐसे स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रही है, पहली उसकी पोजीशन x1 थी, तो x1 पोजीशन तक पहुंचने में उसको टाइम कितना लगा t1, फिर वो थोड़ा आगे पहुंची तो x2 पोजीशन हो गई उसकी, तो x2 पोजीशन तक पहुंचने में उसको टाइम कितना लगा t2। तो हमने ये कहा कि मान लिया कि हमारी जो बॉडी है वो यहाँ से ओरिजिन से इसने चलना शुरू करा था, तो ओरिजिन से यहाँ तक पहुँचने में तो टाइम लगता है t1, ओरिजिन से यहाँ तक पहुँचने में टोटल टाइम लगता है t2। तो हम ये कहेंगे x1 से x2 के बीच की एवरेज वेलोसिटी बता दीजिए। तो कैसे बताएंगे, हम कहेंगे x2 माइनस x1 कर लो, मान लो यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था 5 मीटर और यहाँ तक का डिस्टेंस था टोटल यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 10 माइनस 5, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आने में मान लीजिए 5 सेकंड लगा और यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लीजिए 10 सेकंड लगा, तो t1 से t2 तक जाने में कितना सेकंड लगा 10 माइनस 5। तो इस तरीके से हमारी जो एवरेज वेलोसिटी है वो कैसे निकल जाएगी x2 माइनस x1, मतलब क्या हुआ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल टाइम टेकन अपॉन इनिशियल टाइम माइनस इनिशियल टाइम टेकन। तो एवरेज वेलोसिटी इस तरह से भी निकाली जा सकती है अगर हमको पोजीशंस दे रखी है, दो अलग अलग पोजीशंस, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दे रखी है, तो ऐसे भी निकाला जा सकता है। फिर आ जाइए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बिल्कुल उसी के जैसी है जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाली थी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो निकाली उसको मैंने v बोल दिया, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए v के ऊपर बस एक एरो का साइन लगा दीजिए। इसका मतलब क्या है कि भाई ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको आप क्या कहेंगे, लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0 डेल्टा x वेक्टर अपॉन डेल्टा t। डेल्टा x वेक्टर का मतलब क्या है, पोजीशन में मामूली सा चेंज, डेल्टा का मतलब होता है बहुत छोटी वैल्यू, मामूली सा चेंज। तो ये जो x1 से x2 है ये तो अच्छा खासा बड़ा चेंज है भाई, 5 मीटर और 10 मीटर तो खूब अच्छा चेंज दिखाई दे रहा है। मान लीजिए 5 मीटर और 5.001 मीटर, तो ये क्या हो गया, ये मामूली सा चेंज हुआ। ये कैसे है, ये फिर वही बात है कि जैसे मान लीजिए हमने स्कूटर पर बैठे हुए हैं, स्कूटर पर बैठे हैं, पीछे हमारा दोस्त बैठा हुआ है, उसने कहा स्पीड बता, हमने एकदम से देखा तो हम ऐसे तो सामने रोड पर देख रहे हैं, रोड पर हमारी नज़र ट्रैफिक पर, लेकिन एकदम से हमने झटके से नीचे देखा ओडोमीटर पर, जो स्पीडोमीटर है उस पर देखा, तो उसमें कुछ टाइम तो लगाना भाई। हम कहेंगे कि मैंने तो एकदम झटके से एकदम बता दिया, 1 सेकंड भी नहीं लगा, अच्छा भगवान हो तुमने इतनी जल्दी बता दिया कि इतना टाइम नहीं, ऐसा नहीं है भाई। आपको सेकंड नहीं लगा तो भाई मिली सेकंड तो लगा होगा, 1 मिली सेकंड तो लगा होगा। आप कहेंगे नहीं मतलब बड़ा फास्ट हो, चल भाई माइक्रो सेकंड तो लगा होगा, तो वो मिली सेकंड हुआ या माइक्रो सेकंड हुआ, तो वो टाइम की बहुत छोटी सी वैल्यू हो गई। तो वो जो टाइम की जरा सी वैल्यू है दैट इज़ कॉल्ड डेल्टा टी, ठीक है। अब वो जो जरा सा टाइम लगा, बहुत मामूली सा टाइम, उतने में क्या हुआ, आपका स्कूटर भी तो जरा सा आगे खिसक गया था। स्कूटर रुका तो नहीं था ना कि उसने पूछा कि स्पीड बता तो वहीं रुक गया स्कूटर, कि नहीं बस पॉज हो गया। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं वो घूसा मारा तो वहीं रुक गया, उधर अलग अलग एंगल से दिखाते हैं कि इसका मुंह इधर से टूट गया है, ऐसा मारा है, ठीक। तो वो ऐसा तो नहीं, तो वो स्कूटर तो चल ही रहा है, जब वो चल रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो जरा सा खिसका, कितना खिसका, डेल्टा एक्स वेक्टर। तो इसलिए ये डेल्टा किस लिए लगाया जाता है, बहुत छोटी सी क्वांटिटी के लिए। छोटी सी क्वांटिटी आप कहोगे ये छोटी सी क्वांटिटी लेने की क्या ज़रूरत है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, मतलब जस्ट उस इंस्टेंट पर, ठीक, मतलब एक जरा सा क्षण है, जरा सा मोमेंट है उस पर। तो उस चीज़ को फर्दर और एक्सप्लेन करने के लिए लिख दिया गया लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, मतलब डेल्टा टी जो जरा सा जो टाइम है वो इतना छोटा है, इतना छोटा है, 0 तो नहीं है, लगभग 0 के बराबर से। हम कहेंगे कि 1 मिली सेकंड क्या होता है, इधर मैंने पलक झपकी 1 मिली सेकंड हो गया, उससे भी कम टाइम बल्कि। तो फिर ये कहा गया कि भाई उसको एक्सप्लेन तो करेंगे, क्योंकि हम फिज़िक्स कर रहे हैं तो फिज़िक्स में हमें छोटी छोटी चीज़ों की भी वैल्यू को लेनी है,
ठीक है ना। तो आप ये देखिएगा कि डेल्टा एक्स वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, तो इसी को ये जो पूरी चीज़ है बार बार ये लिमिट वगैरह ना लिखकर हम इसी को डी एक्स वैक्टर बाई डी टी लिख देंगे। मतलब हमको अगर डिस्प्लेसमेंट दे रखा होगा और पूछा जाएगा कि आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएं, तो आपको क्या करना है, आपको बस उसको डिफरेंशिएट कर देना है, बस ये काम है। ये फार्मूला ये सब कुछ कर देगा, ये जो फार्मूला है ना डिफरेंशिएशन वाला, इसका काम है ये सब कुछ कर देगा, आपने बता दें। ठीक, उसके बाद यहाँ तक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी था। फिर आप आइए पेज नंबर 8 पर। पेज नंबर 8 पर देखिएगा क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, an object is said to be in uniform motion if it covers equal distances in equal intervals of time, however small these intervals may be, in the same fixed direction. तो यहाँ पर जो आप डेफिनेशंस देख रहे हैं ना, उनमें बस एक छोटी सी चीज़ का चेंज है। ये यूनिफॉर्म मोशन अभी 10th करके आए हैं आप, तो 9th में अगर आपको थोड़ा सा याद होगा, तो जो यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन का आपने एक डेफिनेशन करा होगा कि whenever a body travels equal distances in equal intervals of time, then it is said to be in uniform motion, and it is said to be having a uniform motion. सिर्फ ये यहाँ एक छोटी सी लाइन और जुड़ रही है, an object is said to be in uniform motion if it covers equal distances in equal intervals of time। ये तो वही है 9th वाला, कॉमा लगा के एक चीज़ और लिखी है, however small these time intervals may be। वो टाइम इंटरवल्स कितने भी छोटे क्यों ना हो, इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर बहुत छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स को भी कंसिडर करने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे आप ये देखते थे कि आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन के क्वेश्चंस करे होंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो वहाँ पर आपको टाइम ये दे रखा होता था भाई 5 सेकंड में बॉडी इतना चल गई। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया, टाइम आ गया, इनिशियल वेलोसिटी आ गया, फाइनल वेलोसिटी बताइए। तो आप देखेंगे क्या क्या वेरिएबल्स हैं, और फिर आप अंदाज़ा लगाएंगे कि मैं कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करूँ, फिर वो आप लगा कर फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो टाइम है, टाइम की वैल्यू बहुत छोटी भी हो सकती है, हो सकता है आपको दे रखा हो 1.03 सेकंड में बताओ, तो हम ये नहीं कहेंगे भाई इसको अप्रॉक्सीमेटली 1 सेकंड ही मान लो ना, 1.03 क्या होता है, तो वो नहीं करेंगे, हमको लेनी है वो छोटी से छोटी वैल्यू भी लेनी है। अब देखिएगा एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन भी है, इसका सॉल्यूशन भी नोट्स में दे रखा है, मैं इसको अभी आपको करके दिखाता हूँ क्या है इसमें। देखिए, ऑब्टेन द फॉर्मूले फॉर द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v। नोट कर लेना इसको। तो यहाँ तक जो भी हमने करा ये सब समझने वाला पोर्शन था आपका, और मोस्टली इसमें डेफिनेशंस थी। अब इसके बाद आपका जो मेन टॉपिक्स हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। ऑब्टेन द फॉर्मूले फॉर द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। Obtain the formula for the position of an object moving with uniform velocity v. Moving with uniform velocity v, first है at any time t, at any time t in terms of its position and t is equal to 0.
at any time t in terms of its position at t is equal to 0, and second, at any time t dash in terms of its position at another time t तो इसको हमको वन डायमेंशनल एक्सेस पर, यानी कि एक्स एक्सेस पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो मैंने एक एक्सेस बना ली, इसका सॉल्यूशन देखिएगा। ये हमारी एक्स एक्सेस हो गई, क्योंकि हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, तो एक ही एक्सेस बनाएंगे हम स्ट्रेट लाइन मोशन। तो ये हो गया हमारा 0 मीटर वाला मार्क। उसके बाद इधर मैं लिखूंगा, नीचे की तरफ मैं लिख रहा हूँ टाइम, और ऊपर की जगह मैं लिख रहा हूँ एक्स यानी कि उसकी पोजीशन। तो ये 0 मीटर वाला मार्क है। जब हमने ऑब्जर्वेशन शुरू करा, कोई ऑब्जेक्ट ना चल रहा था, लगातार चल रहा था, मैंने उसको ऑब्जर्व करना शुरू नहीं करा, चल रहा है वही चलता रहा, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो चलते चलते इस पॉइंट पर आ गया। तो यहाँ पर आकर इस पॉइंट पर जब वो पहुँचा, तो वो उसकी पोजीशन क्या थी, मान लीजिए वो 5 मीटर चल चुका था। अब उस चीज़ को हमको यहाँ पर 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, मतलब वैल्यू लेकर नहीं दिखाना है, हम कुछ इनिशियल पोजीशन मान लेंगे उसकी। तो पोजीशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से। तो हमने ये कहा कि एक ऑब्जेक्ट था जो 0 मीटर वाले मार्क से चलना शुरू करता रहा। थोड़ी देर बाद वो इस मार्क पर पहुंचा, यहाँ पर उसकी पोजीशन थी x0। तो हमने उसको x0 क्यों बोल दिया, क्योंकि वो उसकी इनिशियल पोजीशन है। क्योंकि जब वो इस पोजीशन पर आया, तब मैंने अपनी स्टॉप वॉच ऑन कर ली। तो जब स्टॉप वॉच ऑन कर ली, तो यहाँ पर हमारा टाइम कितना हो गया, 0 सेकेंड। टाइम 0 सेकेंड हुआ। तो टाइम 0 सेकेंड पर मान लीजिए वो कितना चल चुका था, पहले से ही वो 5 मीटर चल चुका था। तो उसको मैं 5 मीटर ना मानकर उसको मैं मान लूँगा x0, दैट x0 विल बी इक्वल टू 5 मीटर, ठीक। तो हमने मान लिया कि वो x0 चल चुका था। अच्छा, उसके बाद हमने कहा कि थोड़ा टाइम बीता, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, हम स्टॉप वॉच में देख रहे हैं कि टाइम बीता। तो हमने कहा कि जब t सेकंड बीत गए, तो ये कितना चल चुका था, तब तक ये चल चुका था x, चल चुका था। फिर हमने कहा थोड़ा और टाइम बीता, जब t डैश सेकंड बीत गए, तो तब वो कितना चल चुका था, x डैश चल चुका था, ठीक है। अच्छा, तो वो बोल रहे हैं ऑब्टेन द फॉर्मूले फॉर द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पोजीशन के लिए एक फॉर्मूला आपको बनाना है, खुद से बनाना है। फॉर द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, तो उसकी वेलोसिटी फिक्स है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से चलता जा रहा है एट एनी टाइम t। तो पहले तो आप यहाँ पर बताइएगा, एक फॉर्मूला बनाना है आपको इसकी पोजीशन x के लिए, एक फॉर्मूला बनाना है। तो एट एनी टाइम t इन टर्म्स ऑफ इट्स पोजीशन एट t इज इक्वल टू 0। तो एट t इज इक्वल टू 0 पर पोजीशन हमने क्या ले ली, x0 ले ली। तो पहला काम मेरे को ये करना है। तो इसमें देखिएगा वेलोसिटी क्या होती है, फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ मैं, ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फॉर द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, मुझे x कैलकुलेट करना है। पोजीशन मतलब x है, मुझे x कैलकुलेट करना है। तो अब हम जानेंगे कि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो लिखिएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। चलिए जी, तो वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, v बोलते हैं। इन्होंने दे भी रखा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, तो उसको v बोलते हैं।
हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो टाइम टेकन, वो कितना टाइम बोल रहे हैं? एट एनी टाइम टी, एनी टाइम टी। तो भाई हमने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन शुरू करा, तो हमारा यहाँ से यहाँ तक वाला टाइम पीरियड कैसे निकलेगा? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, टी माइनस जीरो। तो टाइम कितना हो गया बेटा? टी माइनस जीरो। डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स नॉट। फोकस इस चीज़ पर रखना कि हमें कैलकुलेट क्या करना है, ऑब्टेन द फॉर्मूले फॉर द पोजीशन, मतलब मुझे एक्स निकालना है यहाँ पर, ठीक है। वी दे रखा है, टी दे रखा है, एक्स नॉट मैंने माना है, उसकी इनिशियल पोजीशन को मैंने एक्स नॉट माना है, ठीक है। तो v इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन टी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, v इसमें t में मल्टीप्लाई हो जाएगा और x माइनस एक्स नॉट इधर 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 1 इज इक्वल टू वी टी, एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी टी, माइनस एक्स नॉट को उधर ले जाओ तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी टी। मुझे x निकालना तो हो गया मेरा काम, बस इतना ही करना था, समझ गया। हमको सिर्फ एक फॉर्मूला बनाना था, हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी, उन्होंने फॉर्मूला बताया था कि आप इन ये जो वैल्यू दे रखी है टी इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, एट एनी टाइम टी, कि टी टाइम तक का वेलोसिटी v दे रखी है, और उन्होंने बोला कि एट एनी इन टर्म्स ऑफ इट्स पोजीशन एट टी इज इक्वल टू 0, तो पोजीशन एट टी इज इक्वल टू 0 को हम जनरली एक्स नॉट ही लेकर चलते हैं, ठीक है। तो हम उसको एक्स नॉट लेकर चले, हमारा एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी टी, ठीक है। क्लियर, समझ गए? नहीं समझे? दोबारा देखो, आप हमें वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी उन्होंने दी है v, अब वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो हमने क्या कहा कि जो टाइम t है, टाइम t पर कोई बॉडी कितना चली? x तक पहुंची हो, x पोजीशन तक पहुंची हो, और जब शुरुआत करी थी यानी कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पर वो बॉडी कहाँ पहुंची थी? x नॉट पर पहुंची थी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? x माइनस एक्स नॉट ही तो हुआ, समझ रहे? तो x माइनस एक्स नॉट तो हो गया डिस्प्लेसमेंट, और टाइम कितना हो गया? t में से 0 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो t माइनस 0, ठीक। अब मुझे क्या निकालना था? मुझे तो पोजीशन निकालना था, पोजीशन को हमेशा x लेते हैं, ठीक है। लेकिन नहीं समझ में आया करो दोबारा पूछ लिया करो, कोई बात नहीं। हमें पोजीशन निकालना था x, तो मैंने x निकाल लिया यहाँ से, बस रीअरेंज ही तो करा, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी टी, ठीक है। चले आगे। गरिमा, नक्षिता, बताइए क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिएगा सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं। इसमें पूछा है इन्होंने एट एनी टाइम टी डैश इन टर्म्स ऑफ इट्स पोजीशन एट अनदर टाइम टी, मतलब टी डैश पर अगर वो टी डैश पर उसकी पोजीशन क्या है वो, और इन्होंने बोला इन टर्म्स ऑफ इट्स पोजीशन एट अनदर टाइम टी, मतलब टी और टी डैश के बीच का आपको बताना है, ठीक है। टी और टी डैश के बीच का आपको टाइम इंटरवल अब लेना है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, जो हमारी वेलोसिटी है वो तो फिक्स रहने वाली है v, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो v तो फिक्स रहने वाली है। तो v इज इक्वल टू अगेन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब आपको बताना है एट टाइम टी डैश विद रिस्पेक्ट टू अ टाइम टी, तो टी डैश और टी के बीच का आपको बताना है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा? एक्स डैश माइनस एक्स, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो एक्स डैश माइनस एक्स, और टाइम कितना हो गया? टी डैश माइनस टी। कैलकुलेट क्या करना है? अब कैलकुलेट करना है मुझे एक्स डैश, मतलब ये जो फाइनल वाली पोजीशन, मुझे पोजीशन ही निकालनी है ना। तो अब मैं यहाँ पर पहुँचा तो मुझे फाइनल पोजीशन एक्स डैश कैलकुलेट करनी है। पहले मैं यहाँ से यहाँ पहुँचा था तो मुझे ये एक्स कैलकुलेट करना था, तो अब एक्स डैश कैलकुलेट करना है। तो करिएगा, ये तो वी अपॉन 1 हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, तो एक्स डैश माइनस एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू वी इंटू टी डैश माइनस टी, हो गया एक्स डैश माइनस एक्स इज इक्वल टू वी इंटू टी डैश माइनस टी। इसको ऐसे ही रहने दो, एक्स को उधर ले जाओ बस, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस टी इंटू टी डैश माइनस टी।
x प्लस p इंटू t डैश माइनस t। ठीक है, चलिए जी ये हुआ। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अ बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम, अगर उसकी वेलोसिटी बार बार टाइम के साथ चेंज हो रही है। हाँ मैं बस एक क्वेश्चन करवाऊंगा, अच्छा जाना होगा ना। हाँ ठीक है ठीक है, वो लास्ट के 10-15 मिनट का आप देख लेना वीडियो। सर वो पुराने चैप्टर से मैं अभी अगस्त के फर्स्ट वीक में करवा दूँगा स्टार्ट, ठीक है। तो अभी जो 3-4 बच्चे हैं सबके लिए करा दूँगा। है बेटा, हाँ भी दे रहा हूँ, बस ये पीछे पकड़ा दो। हाँ इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी लिखा है। इसके ऊपर, अच्छा ये टाइपिंग एरर हो गया, चेंज नहीं कर पाया, हो गया लेकिन पेपर करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही है। हो गया ठीक है। अब इसमें जो एग्जांपल नंबर 1 है ना, एग्जांपल नंबर 1 देखेंगे आप नोट्स में, इसमें लिखा है एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर। इसके फिगर, ओके, इसकी फिगर देखकर बताऊंगा, इसकी फिगर देखकर बताऊंगा। एग्जांपल नंबर 1 छोड़िएगा आप, सीधा एग्जांपल नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। इसकी फिगर देखकर बताऊंगा, फिगर नोट्स में इंक्लूड करना भूल गया तो फिगर नहीं है इसमें, फिगर बनवा दूंगा आपको। एग्जांपल 2 से स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा, हाँ इसमें फिगर दे रखी है। तो ये है अ कार इज मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, पेज नंबर 9 पर है हम बिल्कुल नीचे। अ कार इज मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, फुल स्टॉप। As shown, it moves from O to P in 18 seconds and returns from P to Q in 6 seconds. What are the average velocity and average speed of the car in going from O to P and second from O to P and back to Q? ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, सभी के पास अभी नोट्स नहीं है तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। A car is moving along x-axis. A car is moving along x-axis. Full stop. As shown, it moves from O to P. In 18 seconds. And returns from P to Q in 6 seconds. What are the average velocity and average speed of the car average velocity and average speed of the car in going from first part है O to P O to P और second part है from O to P and back to Q. Go to P and back to Q. PQ मार्किंग है।
40 80 ये यहाँ पर x एक्सिस है, इधर है 0। आप 10 डिविजन्स बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 40 80 120 160 200 240 280 320 360 और 400। ऊपर तो आप लिखिएगा मीटर, ऊपर तो मीटर है, ठीक है। ऊपर तो ये सारे के सारे हमारे पोजीशंस लिखे हुए हैं। ये 40 मीटर वाली पोजीशन का मार्क है, ये 80 मीटर वाली पोजीशन का मार्क है, ये 180 मीटर। और नीचे लिखा हुआ है टाइम, तो 0 सेकेंड 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। ये वाला जो पॉइंट है इस वाले पॉइंट को मार्क कर लीजिए P, इस वाले पॉइंट को मार्क कर लीजिए P। ये वाला पॉइंट मार्क कर लीजिए Q। O, P और Q ये हमारे पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन में इन्होंने पूछा क्या है, व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन गोइंग फ्रॉम, व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन गोइंग फ्रॉम O to P। तो फर्स्ट पार्ट में है O to P। तो O से P तक जाने में आप ये बताइए, सबसे पहले आप बताएंगे एवरेज वेलोसिटी कितनी है। तो शुरुआत में क्या हुआ कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो कार है, ये O से स्टार्ट हुई, ये पॉइंट O है हमारा, O से स्टार्ट हुई, चलती गई चलती गई चलती गई और P पॉइंट तक पहुंची, ठीक है। अब यहाँ तक जाने में हम ये कहेंगे फर्स्ट पार्ट में एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना। अब ध्यान रखना भाई, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि ये होता है कि आपका शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस, ठीक है। शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन में। तो इनिशियल पोजीशन क्या है यहाँ पर, ये 0, फाइनल पोजीशन क्या है यहाँ पर, ये P। तो पोजीशन में चेंज कितना हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन ऊपर लिखी हुई है 360 मीटर, तो 360 माइनस 0, टोटल टाइम टेकन। तो भाई यहाँ से लेकर और P तक पहुँचने में टोटल टाइम 0 से 18 सेकंड ही तो है, 18 माइनस 0, ठीक है, 18 माइनस 0। तो 360 अपॉन 18 कितना हो जाएगा, 20, ठीक। तो इसको आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर कोई नॉर्थ डायरेक्शन या साउथ डायरेक्शन तो दे नहीं रखा, इन्होंने ये बोल रखा है कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि +20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जा रहा है तो मैं उसकी डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलूँगा, अगर वो इधर जा रहा है तो मैं उसकी डायरेक्शन को नेगेटिव बोलूँगा, क्योंकि यहाँ केवल एक्स एक्सिस दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा, ठीक है। तो ये तो एवरेज वेलोसिटी हो गया। फिर इसी में आप नोट करें एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस कितना है 360 और टोटल टाइम टेकन कितना है 18, ठीक है। तो यहाँ पर 360 अपॉन 18,
तो ये आपका हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर प्लस या माइनस मत लगाना, क्योंकि स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखते हैं। तो पॉजिटिव का मतलब क्या है कि राइट वर्ड इसकी डायरेक्शन है, नेगेटिव अगर मैं लिखता तो इसकी डायरेक्शन लेफ्ट वर्ड होती। ठीक, अब मैं आता हूँ उसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में कार जो है वो पहले ओ से पी तक जाती है और फिर रिटर्न करती है, मतलब वापस आती है पी से क्यू तक, ओ से पी तक और फिर पी से क्यू तक। तो इसमें क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट जब निकाला जाएगा ना, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका होगा कि आपने O से आप P तक गए, फिर आप P से Q तक आए, मुझे उससे मतलब नहीं है। टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, मेरी इनिशियल मैंने स्टार्टिंग कहाँ से करी थी जर्नी की, यहाँ से O से, फाइनली मैं Q तक पहुँचा। तो मेरा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ तो 0 से लेकर 240 है बस। तो इसका मतलब मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट 240 होगा। मुझे मतलब नहीं है, अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ से O से स्टार्ट करके और मैं इतना आगे तक जाऊँगा फिर घूम कर वापस यहीं आ जाऊँ, तो मेरी इनिशियल और फाइनल पोजीशन में कुछ चेंज ही नहीं है, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो मेरी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो हम ये कहेंगे कि हमारी इनिशियल पोजीशन क्या थी O, फिर मैं P तक गया या मैं आगे तक कहीं तक चला गया, मुझे मतलब नहीं है उससे, लेकिन घूम फिर कर मैं Q पर आ गया ना, तो मेरी फाइनल पोजीशन Q है, इनिशियल पोजीशन O है, और 240 हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो गया 240। हाँ जी, और टोटल टाइम लिखा हुआ है, तो भाई टाइम में कुछ नहीं होता ऐसा कि पॉजिटिव टाइम और नेगेटिव टाइम। और टाइम में आपको क्या करना होगा, टाइम आप देखेंगे कि यहाँ से और यहाँ तक जाने में 18 सेकंड लगे, फिर यहाँ से यहाँ तक वापस आने में 6 सेकंड लगे, तो टोटल टाइम कितना हो गया 24, टाइम टोटल 24 होगा। तो ये एवरेज वेलोसिटी आपकी हो गई 10 मीटर पर सेकंड, और इसके आगे आप पॉजिटिव लिखेंगे, प्लस का लिखेंगे, क्योंकि नेट जो है, नेट आपकी जो पोजीशन है वो राइट वर्ड ही है, आप 0 से पहले वाली पोजीशन पर नहीं आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ही रहा, ठीक है, प्लस 240 की तरफ ही रहा। हाँ, अगर ऐसा होता कि आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन से भी पीछे चले जाते तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव हो जाता है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाता तो फिर हमारी वेलोसिटी भी नेगेटिव होती। ठीक, इसी तरह से एवरेज स्पीड निकालेंगे। पॉजिटिव का समय कंपल्सरी होता है। हाँ जी, या फिर किसी क्वेश्चन में जैसे यहाँ पर तो दे रखा है कि कार इज मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस वगैरह ना दे रखा हो, नॉर्थ दे रखा हो, तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होगा, फिर वो साउथ होगा। ठीक, तो फिर नॉर्थ या साउथ लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो प्लस लिख दिया, इसलिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो जरा टोटल डिस्टेंस चेक करेंगे, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, वो O से P तक गया यानी कि 360 मीटर, प्लस फिर वो 360 से 240 तक आया, तो 240 और 360 में कितना गैप है, 120 का, तो 120 मीटर और ऐड करेंगे इसमें, 120 यहाँ ऐड कर दिया। टोटल टाइम बताओ कितना, यहाँ से यहाँ तक जाने में 18 सेकंड लगे, और यहाँ से यहाँ तक वापस आने में कितना टाइम लगा, 6 सेकंड, तो 18 + 6, तो 360 + 120 कितना हो गया, 280, और 18 + 6 कितना हो गया, 24 2 जा, तो जो एवरेज स्पीड है ना वो 20 मीटर पर सेकंड आएगी। इसमें कुछ पॉजिटिव नेगेटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है मेरे को, तो प्लस माइनस साइन इसमें नहीं लगाना। ठीक है जी, तो यहाँ तक आप ये समझ लीजिए कि अब तक जितना भी आपका हुआ, जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन हुआ, या आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट हुआ, जो मेन वाली आपकी फिजिक्स है वो आज की क्लास से आपकी स्टार्ट होती है। यहाँ से अब जो आप क्वेश्चंस देखेंगे उनका लेवल आप देखेंगे 9th क्लास से काफ़ी ऊंचा लेवल है। तो अब आगे के न्यूमेरिकल्स करेंगे, कि एग्जाम्पल नंबर 2 देखा है आपने, एग्जाम्पल 1, 3, 4, 5, 6 ये आपको नेक्स्ट क्लास में करवाते हैं। ठीक है, और
कोशिश करूँगा कि तब तक आपकी हार्ड कॉपी इसकी मिल जाए नोट्स की, ठीक है। इन द मीन टाइम मैं सॉफ्ट कॉपी आपको व्हाट्सएप कर दूँगा। ठीक है जी, तो कल का ऑफ रखेंगे, आपकी फिर नेक्स्ट क्लास मंडे को मैथ्स की होगी।